गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा एवं भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। क्लास शुरू करने से पूर्व मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वर्तमान का माहौल आपसे छिपा नहीं है। आज के माहौल के बारे में जो आपको जानना था उससे भी ज़्यादा आप जान चुके हैं। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि आप घर पर रहें और अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करें। स्टे होम और स्टे सेफ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा के टॉपिक को समझने से पूर्व आपको वर्णों के बारे में जानना आवश्यक होगा, क्योंकि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि वर्ण के बारे में आप नहीं जान पाओगे तो आप भाषा को भी नहीं समझ पाओगे। वर्ण से तात्पर्य यह है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है एवं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि ए, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि। ये सभी वर्ण होते हैं। वर्ण के भी दो भेद होते हैं। एक भेद होता है स्वर वर्ण, दूसरा भेद होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में वोवल कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। कहीं कहीं पर इनको 13 भी बतलाया गया है। स्वर वर्ण जो कि स्वतंत्र होते हैं, अर्थात यह स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ हैं। यह स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इन स्वर वर्णों को अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। अब बात आती है कि स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। और भी प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक तौर पर 3 प्रकार बतला रहा हूँ: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर बात आती है व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कंसोनेंट कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण उनको कहा जाता है जो कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात स्वर में तो क्या है, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, किंतु व्यंजन वर्ण उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। अर्थात इन व्यंजनों को बोलते वक्त जो अंदर से वायु बाहर की तरफ निकलती है वो कहीं न कहीं टकराती है। वर्ण के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। इससे अधिक की जानकारी हम हिंदी विषय की क्लास में प्राप्त करेंगे। यदि इस पर ही फोकस रहेगा तो हम अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। भाषा मानव का अर्जित संस्कार है। यहाँ अर्जित से तात्पर्य है कि दूसरों के अनुकरण द्वारा, अर्थात दूसरों को देख करके जो दूसरे व्यक्ति जैसी भाषा बोलते हैं उन्हीं का अनुसरण करके हम भाषा बोलते हैं, उसी को अर्जित कहा जाता है। अर्थात कलेक्ट करना, अर्जित करना, है ना।
ग्रहण करना, अर्जित करना अर्थात ग्रहण करना, न कि ऑटोमेटिकली स्वतः आना। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा मानव का एक अर्जित संस्कार है, अर्थात भाषा जो है दूसरों के अनुकरण के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता। मानव जिस समुदाय में रहता है उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में यदि बच्चे का जन्म तमिल भाषा परिवार में हुआ है, लेकिन उसका लालन पालन यदि पंजाबी परिवार में होता है तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। बिना भाषा के मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है। अब आता है अपने अगले पॉइंट, भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। भाष धातु का अर्थ है बोलने के लिए। पाणिनि महोदय ने एक अष्टाध्यायी लिखी थी, जो संस्कृत का एक महान ग्रंथ था, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर लिखे ग्रंथ महाभाष्य में पतंजलि ने कहा कि वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा होती है। पतंजलि द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया था वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर ही लिखा गया था। उसमें महाभाष्य में पतंजलि ने बतलाया और कहा कि वर्णों के द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा कहलाती है। लेकिन पशु पक्षियों के पास भी अभिव्यक्ति के साधन हैं। एक चींटी दूसरी चींटी को भोजन की सूचना देती है और शीघ्र ही वे भोजन के स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। इनमें ध्वनि का प्रयोग, इनमें वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। पशु पक्षियों में वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, किंतु फिर भी वे अपनी भाषाओं को समझ लेते हैं। यही बात इसमें बतलाई गई है। एक चींटी दूसरी चींटी को भोजन की सूचना देती है और शीघ्र ही वे भोजन के स्थान पर एकत्रित हो जाती है। इसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अनेक प्रकार की सूचनाएं देती रहती है। डॉल्फिन की भाषा का भी यही महत्व है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भाषा की चर्चा भी की जाती है। इस संदर्भ में काफ़ी शोध हुआ है और हो भी रहा है, परंतु यहाँ भाषा से हमारा अभिप्राय केवल मानव जाति की भाषा से ही है। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानव द्वारा उच्चारित वह ध्वनीय संकेतों से है, मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों से है। अलग अलग समुदाय के ध्वनि संकेत अलग अलग होते हैं, अर्थात हर समुदाय के ध्वनि संकेत अलग अलग होते हैं। मानव द्वारा विचार विनिमय के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विनिमय से तात्पर्य आदान प्रदान। ये 3 साधन निम्न प्रकार हैं। पहला है स्पर्श संकेत, दूसरा आता है इसमें दृष्टि संकेत और तीसरा इसमें है श्रव्य संकेत। जैसे कि चोर अंधकार में एक दूसरे को छूकर या हाथ दबाकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका, माता पिता या गुरुजनों के होते हुए भी आँखों के इशारों में बहुत कुछ कहे जाते हैं। लेकिन सामान्य बातचीत में हम श्रव्य संकेतों का प्रयोग करते हैं। श्रव्य संकेतों का अर्थात सुनने वाले संकेतों का, सुनने वाले, बोलने वाले। वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है
और श्रोता उसे सुनकर भाव ग्रहण करता है। यहाँ वक्ता से तात्पर्य है बोलने वाला और श्रोता से तात्पर्य है सुनने वाला। अर्थात वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है और श्रोता उसे सुनकर भाव ग्रहण करता है। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय श्रव्य संकेतों से है, जिनका प्रयोग हम परस्पर विचार विनिमय के लिए करते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में प्रत्येक सदस्य की इम्पोर्टेंसी एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान दर्शाया गया है। प्रत्येक चित्र में सांकेतिक भाषा द्वारा कुछ न कुछ बतलाया जा रहा है। जैसे कि पक्षी के द्वारा बतलाया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। उसी प्रकार माँ के चित्र से ये माँ के संकेत से यह मैसेज दिया जा रहा है कि माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। इसी प्रकार पिता के चित्र संकेत से यह बतलाया जा रहा है कि पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। इसी प्रकार भाई का चित्र, बहन के चित्र एवं पति पत्नी, दोस्त के चित्र एवं और संपूर्ण परिवार का चित्र बतलाया जा रहा है और आपको सांकेतिक भाषा के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। भाषा की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। कुछ प्रसिद्ध परिभाषा निम्नलिखित है। पहली परिभाषा आती है भर्तृहरि की। भर्तृहरि महोदय ने यह बतलाया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाता है तथा दूसरों के विचार समझता है। इसी प्रकार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महोदय ने भाषा के बारे में बतलाया कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ परस्पर से तात्पर्य आपस में एक दूसरे। फिर अगली परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदय जी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ इस परिभाषा में यादृच्छिक शब्द आया है। यहाँ यादृच्छिक से तात्पर्य है कि एक ही शब्द को किसी अलग अलग भाषा में बोला जाना, लेकिन भावार्थ सभी का एक होना, यही यादृच्छिक है। जैसे कि पानी को हिंदी में पानी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको वाटर कहा जाता है, लेकिन अलग अलग रूपों में बोला जाता है, लेकिन इनका भावार्थ एक ही होता है। अगली परिभाषा है प्लेटो महोदय की। प्लेटो महोदय कहते हैं कि जब कोई विचार ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होता है तो उसे भाषा कहते हैं। ध्वन्यात्मक से तात्पर्य ध्वनि के द्वारा होकर होठों पर आता है तो उसे भाषा कहते हैं। इसी प्रकार हेनी स्वीट महोदय के अनुसार जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहते हैं। अर्थात हेनरी महोदय कहते हैं कि जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा ध्वनियों के द्वारा अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उन्हें ही भाषा कहते हैं। यह हेनरी महोदय ने कहा है। उपरोक्त विवेचन एवं उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट होते हैं। क्या क्या बिंदु होते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है
अर्थात इसे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। दूसरी, ये परिभाषा से स्पष्ट हो चुका है। दूसरी बात है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। अर्थात ध्वनि प्रतीक जो चिन्ह, ध्वनि के जो चिन्ह है वह प्रतीकों की व्यवस्था है, अर्थात सिस्टमेटिक व्यवस्था है। इनका क्रम टूट जाता है तो भाषा नहीं बनती है। फिर तीसरा पॉइंट है, यह ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक से तात्पर्य मैं आपको बतला चुका हूँ। यादृच्छिक का अर्थ एक बार फिर मैं आपको बतलाता हूँ कि यादृच्छिक का अर्थ है एक ही शब्द को कई रूपों में बोला जा, अलग अलग भाषाओं में बोला जाना। प्रत्येक भाषा के ध्वनि प्रतीक अन्य भाषा से अलग होते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें परिभाषा से यह स्पष्ट हुआ है कि भाषा ध्वनि प्रतीक सार्थक होते हैं। एवं आखिरी छठा पॉइंट ये भाषा से परिलक्षित हुआ है कि भाषा का उच्चारित रूप अधिक महत्व रखता है और लिखित रूप गौण होता है। भाषा का जो उच्चारण के द्वारा जो बोला जाता है वो अधिक महत्व रखता है और लिखित रूप गौण होता है। काय में? भाषा में बोलना जरूरी है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो अब बात हुई अपने भाषा का अर्थ एवं भाषा की परिभाषा। अब आगे हम अध्ययन करेंगे भाषा की विशेषता एवं भाषा के लक्षण। भाषा की विशेषता, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की जो विशेषता बतलाई है वह इस प्रकार है। यादृच्छिकता फिर बतलाई गई है, परिवर्तनशीलता, इसके बाद एक और विशेषता बतलाई गई है सृजनात्मकता। फिर अर्थात भाषा में सृजनात्मकता का गुण भी होता है। और फिर ध्वनि व्यवस्था। भाषा अगर ध्वनि की व्यवस्थागत नहीं होगी तो वो भाषा नहीं कहलाती है। फिर इसमें बतलाया अनुकरणात्मकता, अर्थात भाषा में अनुकरण का गुण होता है, अर्थात भाषा दूसरे के द्वारा जो देखा जाता है उसी प्रकार हम उसको सीखते हैं। अनुकरण का अर्थ यही है। फिर आखिरी इसमें बतलाया गया है विशेषताओं के अंतर्गत भाषा एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात भाषा जो है समाज में ही रहकर सीखी जा सकती है। और भाषा एक अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा में एक अर्जित संपत्ति का गुण है, यह ऑटोमेटिकली नहीं आती है, इसको अर्जित किया जाता है, अनुकरण के द्वारा एकत्रित या सीखा जाता है, अर्जित किया जाता है। फिर इसमें आखिरी पॉइंट है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। तो इन पॉइंटों का उल्लेख हम अगली क्लास में करेंगे और आप इन पॉइंटों को, इन परिभाषाओं को अपने रजिस्टर में नोट्स के रूप में लिखें और इनको याद करें। यह आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इन तथ्यों को इग्नोर न करें और इनको याद करें। धन्यवाद।